औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नुमान चौधरी और आप देख रहे हैं नुमान चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पोर्ट बाय डीएक्स कंसल्टेंट। जैसे कि आपने हमारा थंबनेल देख लिया, आज का हमारा टॉपिक पुर्तगाल विजिट वीज़ा के ऊपर है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, सब काम छोड़ें, सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट बर वक्त आप तक पहुँच सके। चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि ऑब्वियसली आपने थंबनेल में देख लिया होगा और मैंने पहले भी बता दिया है शुरू में कि आज का हमारा टॉपिक पुर्तगाल विजिट वीज़ा के ऊपर है। पुर्तगाल क्या है, कहाँ वाक़ है, सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा। पुर्तगाल एक शेंजन कंट्री है, ये एक यूरोपीय यूनियन का हिस्सा भी है और नेटो का भी मेंबर है। उसके अलावा यूरोप का तो हिस्सा है, लेकिन यूरोपीय यूनियन का भी हिस्सा है और नेटो का भी हिस्सा है। इसके नज़दीक तरीन कौन कौन सी कंट्री है? इसके नज़दीक तरीन स्पेन है, जर्मनी है, बेल्जियम है, ठीक है, और इसके अलावा फ्रांस। ये इसकी नेबरहुड कंट्री हैं। जो इसका कैपिटल है वो लिस्बन है, ठीक है, और ये 38 लार्जेस्ट सिटी है लिस्बन पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पुर्तगीज़ है। पुर्तगीज़ जैसे ग्रेट ब्रिटेन था, उसने काफ़ी अपनी कॉलोनी से बात की थी, वैसे ही पुर्तगीज़ ने भी अपनी काफ़ी कॉलोनी से बात की थी। उसमें से पाकिस्तान के अंदर भी उसने अपने कुछ इलाके ज़ेर कब्ज़ा रखे और ज़्यादातर जो उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने 1947 के बाद भी 1953 तक अपना कब्ज़ा रखा था वो बरे सगीर, यानी उस टाइम जो इंडिया आज़ाद हो गया था फिर भी उन्होंने गोवा सिटी है उनका, तो तब तक उन्होंने 1952 या 53 के अंदर उन्होंने आज़ाद किया था गोवा को। तब तक यानी इंडिया आज़ाद होने के बावजूद भी गोवा सिटी पुर्तगीज़ के अंडर था। तो अच्छा, इधर वहाँ पे रिलीजन का कितने परसेंट पाए जाते हैं और कौन सी रिलीजन कंट्री है? ये क्रिश्चियन कम्युनिटी की कंट्री है। सब 84.8% यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी पाई जाती है। उसके अलावा 14.1% यानी 14.1% नो रिलीजन एक्सेप्टेबल, यानी जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते वो लोग पाए जाते हैं। 1.1% मुस्लिम पाए जाते हैं और 0.83% अदर रिलीजन वाले लोग यहाँ पाए जाते हैं। मुस्लिम अक्सरियत के यानी 1.1% इसलिए मुस्लिम यहाँ पे आबाद हैं कि यानी ये पहले इसका कुछ हिस्सा ओटोमन एम्पायर के अंडर भी रह चुका है, इस वजह से यहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत भी है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो इनका कॉलिंग कोड है, सबसे पहले इनकी मैं जीडीपी बता दूँ। जीडीपी इनकी 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो इनकी सालाना जीडीपी है वो 43.1 बिलियन इनकी सालाना जीडीपी है। और जो पर कैपिटल इनकी है वो 24.910 मिलियन इनकी रेशो जा रही है। फिर उसके अलावा जिन करेंसी पाई जाती है वो यूरो है। आज के रेट के मुताबिक यूरो है 283.98 समथिंग रुपीज़ के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर जो भी जा रही है। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो ड्राइविंग साइड यानी लोग चलाते हैं वो राइट साइड पे, तो इनका कॉलिंग कोड है +351 इनका कॉलिंग कोड है। और इस वीज़ा को अप्लाई इस कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है। अगर आप यूरोपीय यूनियन के हैं तो फिर ऑब्वियसली आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप ओमानी नेशनल हैं तो आपको फिर भी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन और वाहद ओमान कंट्री है मिडल ईस्ट के अंदर जिसका एग्रीमेंट हुआ था कि ओमान नेशनल्स को, जिनके जो पाकिस्तानी जिनके पास ओमान की नेशनलिटी है, उनको भी इस कंट्री में या यूरोपीय यूनियन या शेंजन कंट्री के अंदर भी जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा ऑन अराइवल की भी ज़रूरत नहीं है, नो वीज़ा रिक्वायर्ड है। तो इस कंट्री में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए जो आपने पुर्तगीज़ एम्बेसी में सबमिट करने हैं? सबसे पहले वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट 6 मंथ से ज़्यादा एक्सपायर होने वाला ना हो, यानी उसकी वैलिडिटी 6 मंथ हो। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि वो 1 साल उसकी वैलिडिटी हो, तो देन आप अप्लाई करें। 6 मंथ रह गए हों यानी 7 मंथ या 8 मंथ रह गए हों तो फिर भी आप अप्लाई ना करें। 1 साल से पीछे ही हो आपकी वैलिडिटी तो फिर आप देन अप्लाई करें, फिर आपके चांस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ये चीज़ होती है पॉइंट में आपका ये भी एक स्कोर गिना जाता है।
ओबियसली चंद लोगों को इस चीज़ का नहीं पता, तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इससे ये होता है कि आपको नई चीज़ों का पता लगता जाएगा दिन भर दिन, और आपके भी इल्म में इजाफा होगा, और आप भी अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड किया करें मेरी इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद चाहिए वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर हो गया, पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड चाहिए। फिर आईडी कार्ड के अलावा पिक्चर्स चाहिए, 4 पिक्चर्स चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ 2x2 साइज़ में। फिर उसके अलावा एफआरसी चाहिए, एफआरसी के बाद एमआरसी चाहिए, फिर उसके बाद पुलिस एनओसी चाहिए। उसके अलावा आपको कोविड कार्ड चाहिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस कितनी चाहिए? जो 30,000 यूरो को कवर करती है, और ना कि 30,000 यूरो की आपने ख़रीदनी है। मेरा 10-12 हज़ार में भी 20-25 हज़ार नहीं, 20-25 हज़ार नहीं, 12 से 20 के दरमियान ये इसका रेट चल रहा है, हर अकॉर्डिंग टू हर इंश्योरेंस कंपनी की, के जुबली की क्या है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का क्या रेट चल रहा है, और जैस वालों का क्या रेट, लाइफ इंश्योरेंस वालों का क्या रेट चल रहा है। फिर उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एनओसी लेटर चाहिए। उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं, उसके अलावा सैलरी स्लिप चाहिए, 6 सैलरी स्लिप चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए? 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस इतना होना चाहिए, अगर आपके पास बिल फर्ज अगर आपने जाना है, स्टे करना है 1 मंथ का, तो आपके अकाउंट में कम से कम 3,000 यूरो आपके अकाउंट के अंदर पड़े हों। यानी आपने मान के चलना है कि आपके जो आपने दिन का खर्चा करना है, जो एम्बेसी को शो करवाना है, जो उधर जाके आपने करना है, 100 यूरो पर डे के हिसाब से आपने अपने अकाउंट के अंदर पैसे रखने। जो लोग आपको कहते हैं ना कि हज़ारों आपके पास होने चाहिए, या 10 लाखों रुपए होने चाहिए, या हज़ारों यूरोस आपके अकाउंट के अंदर हो तो फिर वीज़ा रहता है, ऐसी बात नहीं है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड होता है। उसके अलावा आपकी फाइल प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट से नहीं इतना होता, बस आपके अकाउंट में पर डे का 100 यूरो से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप थोड़े दिन का अप्लाई करें तो आपको वो ज़्यादा दिन का देंगे, अगर आप ज़्यादा दिन का अप्लाई करेंगे तो वो थोड़े दिन का अप्लाई देंगे आपको। फिर उसके अलावा आपको चाहिए, अगर आप जो बिजनेसमैन हैं तो फिर आपको चैम्बर की तरफ से सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप चैम्बर में रजिस्टर्ड नहीं है। फिर उसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, आपकी कंपनी किसी और कंट्री के अंदर है रजिस्टर्ड, वहाँ के डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर टैक्स पेड है तो टैक्स पेड होना चाहिए आपको। फिर उसके अलावा टैक्स रिटर्न्स चाहिए 3। बेशक आपने ज़ीरो पे किया, कुछ कमाया नहीं है, लेकिन ये पेड होनी चाहिए। यानी आपने गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कुछ रुपया या 1-2 हज़ार रुपये कुछ ना कुछ आपने ज़ीरो रिटर्न्स भरी हो 1000 रुपये के साथ, क्योंकि 1000 रुपया तो उसकी अपनी फ़ीस होती है। बेशक आपने ज़ीरो रिटर्न करनी है, 1000 रुपया तो उनकी अपनी FBR की फ़ीस होती है। बेशक आपने 1000 रुपया पे किया ज़ीरो रिटर्न के साथ, वो भी चलेगा, लेकिन ये रिटर्न ज़रूर भरनी है आपने, वो 3 साल की चाहिए। फिर उसके अलावा आपको वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर चाहिए। वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर के बाद अगर आपके पास स्पॉन्सर है तो वेल एंड गुड, अगर स्पॉन्सर नहीं है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विज़िट पे हैं तो फिर आपको, अगर विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको स्पॉन्सर चाहिए। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है फिर आपको स्पॉन्सर लेटर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सबको यही प्रेफर करूँगा कि जिनके पास अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें। टूरिस्ट और विज़िट में क्या फ़र्क है वो इंशाल्लाह फिर कभी ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा। लेकिन उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ इंपॉर्टेंट है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, वो है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किसको कहते हैं? कुछ लोग समझते हैं कि यार अपॉइंटमेंट ऐसे ही हम चले जाएंगे डायरेक्ट तो हमें मिल जाएगी। डायरेक्ट नहीं मिलती ही उनकी वेबसाइट के थ्रू है, लेकिन वो आजकल बहुत बेशक क्योंकि आजकल रेशो बहुत अच्छी जा रही है, पुर्तगाल की, स्पेन की, जर्मनी की बहुत अच्छी जा रही है रेशो, इसीलिए ये कंट्रीज बहुत लेट अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं। अगर आपको नियरेस्ट डेट के अंदर अपॉइंटमेंट चाहिए या रीशेड्यूल करवानी है, ऑलरेडी आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, उसको रीशेड्यूल करवाना है, तो नीचे जो अभी आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह नियरेस्ट डेट के अंदर आपको हमारी टीम आपको अपॉइंटमेंट लेके देगी या रीशेड्यूल करके देगी। तो जो नंबर देने का मकसद ये है कि आपकी हेल्प कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। कॉल नहीं करनी डायरेक्ट, उसके अलावा ना ही आपने व्हाट्सएप पे कॉल करनी है, ना डायरेक्ट नंबर पे कॉल करनी, ओनली वॉइस मैसेज करना है। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको
फुल एंटरटेन करेगी। बिलफर जो मिस्टर डाइक में पिछली वीडियो में जिक्र किया था, मिस्टर डाइक हमारे नए मेंबर बने हैं डीएस कंसल्टेंट के पिछले 1 माह से। वो आप सबकी कॉल्स का और कॉल्स का तो नहीं, मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें, वीडियो को आगे दूसरे लोगों तक फॉरवर्ड करें। आई होप मेरी वीडियो के साथ आपको बेहतर रहनुमाई मिली होगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।